अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर-रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमने शामी साहब से जिन खबरों पर नुक्ता नज़र उनका मालूम करना है। सबसे पहले एक नज़र। पंजाब में निगरान वजीर आला कौन होगा, सवाल अभी बाकी है। इमरान खान बहावलपुर नेशनल पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट का ऐलान। मुस्लिम लीग नून के लिए खतरे की घंटी। बलोच कौम परस्त जमातें और इंतखाबात। आइंदा इलेक्शन में नए इत्तेहाद बनेंगे या बात निशिस्तों की हद तक ही रहेगी। जी, आपने देखा पंजाब में अभी तक निगरान वज़ीर आला का फैसला नहीं हो सका। शामी साहब, ये फैसला हो भी पाएगा आज रात 12 बजे तक या खुदा हाफिज़? भाई, सुना तो यह है कि कमेटी के जो अरकान हैं उनके लीडरों ने उनको रोक लिया है यहाँ कि लाहौर में रहें, लाहौर से जाने ना पाए। हो सकता है ऐन वक्त पे कोई पेशरफ्त हो जाए। अच्छा। असल में तो देखिए, मामला ये है, जो कमेटियों के अरकान है ना, ये जो पार्लिमानी कमेटी, जी जी, जिसके बारे में हमारे वहीद चौधरी साहब ने कल सवाल किया था, और ये क्या हुआ जी, पार्लियामेंट खत्म हो चुकी है, ये पार्लिमानी कमेटी कहां से आ गई? तो भाई, पार्लियामानी कमेटी क्योंकि वो पार्लियामेंट बना चुकी है, उसी के अरकान पर मुश्तमिल है, इसलिए गुस्सा ना करें, है पार्लियामानी ये। ठीक है। अब ये सारे अरकान बांधे हुए हैं इनकी लीडरशिप्स ने। होना ये चाहिए कि जो अरकान इन कमेटी में जाए उनको आजाद कर दिया जाए कि आप अपने जमीर के मुताबिक फैसले करें। हाँ, अपनी अपनी पार्टी पोजीशन से ना पार्टी पोजीशन उनको कोई ना हो। अब जब पार्टी पोजीशन आ जाती है फिर लड़ने मरने पर तैयार हो जाते हैं। शामी साहब, जिस तरह मरकज में एक डार्क हॉर्स, यानी जिसे कहते हैं कि बिल्कुल छुपे रुस्तम थे, सामने आ गए। नहीं था, 4 आदमियों में शरीक थे, चौथा नाम था उनका। लेकिन यहां पर भी चौथा लीस्ट डिस्कस्ड था ना। हाँ। तो यहां पर भी एक चौथा नाम है, ख्वाजा जहीर साहब, लीस्ट डिस्कस्ड। हाँ, ख्वाजा साहब जो है जी, ये मैं इनको उस वक्त से जानता हूं जब ये डिप्टी कमिश्नर थे जनरल जियाउल हक के दौर में रावलपिंडी के। अच्छा। फिर ये कमिश्नर बने। इनकी ज्यादातर जो मुलाजमत है वो गुजरी है रावलपिंडी इस्लामाबाद ही में। अच्छा। और ये डीएमजी ऑफिसर है। ठीक है। और नवाज शरीफ साहब आए तो उनके सेक्रेटेरिएट में ये काम करते रहे, एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर। अच्छा। उनके बड़े मोतमिद थे। हाँ। अच्छा। और जब वो रुखसत हुए, मैं 1996 की बात है शायद, जी तो ये जो एक हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, जी जी, इस पे एक पोस्ट होती मेंबर ममालिक की, पाकिस्तान भी मेंबर है उस बैंक का। तो एक पोस्ट होती है मनीला में जहां किसी न किसी पाकिस्तानी को नॉमिनेट किया जाता है। अच्छा। उसका एक लंबा प्रोसेस है, उसमें सिलेक्शन होती है, चार्ट पटक होती है, फिर एक आदमी वहां भेजा जाता है जिसको नुमाइंदगी करनी होती है पाकिस्तान की एशियन डेवलपमेंट बैंक में। ठीक है। मगर ख्वाजा साहब से इतने मुतअस्सिर थे नवाज शरीफ साहब कि उन्होंने एक दिन कह दिया होगा कि जनाब मुझे वहां भिजवा दिया जाए, तो क्या? हाँ। तो उनको वहां भिजवा दिया गया। अच्छा। 3 साल उन्हें वहां काटे। फिर ठीक है। कोई, मेरा ख्याल है वहां कोई $2 लाख सालाना के करीब तनख्वाह है उस अच्छा पोस्ट पर। ठीक है। और भी बड़ी मराहत है, बड़ी मजे की पोस्ट है। हाँ। एक दफा अगर आप डायरेक्टर मुकर्रर हो जाए, हाँ, फिर यहाँ आके बहुत सा आपने 1-2 घर भी बना सकते हैं, इस्लामाबाद में भी बना सकते हैं। ठीक है। तो फिर ख्वाजा साहब वहां गए, फिर वापस आए। हाँ। तो फिर कहीं सेक्रेटरी हुए, मेरा ख्याल मुशर्रफ के दौर में। अच्छा। सेक्रेटरी रहे, फिर रिटायर हो गए। अच्छा, तो ख्वाजा जहीर साहब के बारे में तो हम सब मीडिया वाले टामक टोइयां ही मारते रहे हैं कि कौन है, कहां से हैं, कैसे हैं। मीडिया हमारा तो मारते ही टामक टोइयां। बल्कि एक जगह तो ये भी कहा गया कि जनाब पहले ये पता कर लें कि रहते कहाँ हैं और हयात हैं या नहीं है। ख्वाजा है। हाँ। किस चीज की कमी है ख्वाजा तेरी गली में? अच्छा, तो कहीं ख्वाजा जहीर साहब के नाम तो नहीं कुरान निकलता तो नजर? अब ये जो ख्वाजा जहीर से, मैं अब एक और आपको बताता हूँ लतीफा। एक साहब होते थे सराज शमसुद्दीन, ये बेनजीर भुट्टो साहबा के पीएसओ थे मेरा ख्याल है। अच्छा। और ये जब बेनजीर यहां से गई, जरदारी साहब का दौर खत्म हुआ, उनको पकड़ा गया,
ये भी यहां से भाग गए अच्छा, और बाहर गए, बड़े बुरे हालों में रहे, लेकिन रहे बाहर ही, ठीक है। पाकिस्तान में नहीं रह सके। यानी कोई होगा मामलात ऐसे कि उन्होंने सोचा कि काबू आ गया तो पता नहीं क्या होगा, तो फिर ये नौकरी से निकाल दिए गए। तो बेनजीर भुट्टो साहबा जब वापस आई तो ये भी वापस आए। ठीक। अभी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई तो इनकी नौकरी भी बहाल हुई। ये ग्रेड 20 में जनाब इनका तकर्रुर कर दिया गया, फिर इनको ग्रेड 21 दिया गया, फिर इनको ग्रेड 22 दिया गया। अच्छा, और ये 1 महीना ग्रेड 22 में गुजारे इन्होंने। तो वैसे अफसर तो ये मेरे ख्याल इनकम टैक्स ग्रुप के अफसर हैं। तो उस वक्त ये जो प्लॉट है ना, ग्रेड 22 के अफसरों को मिलता है, मगर उसके लिए कुछ शर्त थी, कोई 1 साल के लिए ग्रेड 22 मिला हुआ हो। इनकी वजह से वो रिलैक्स हुआ। अच्छा, कि 1 दिन भी रहा हो तो इनको प्लॉट मिला इस्लामाबाद में। और फिर जब इनकी रिटायरमेंट हुई तो जैसे पहले पुराने जमाने में बादशाहों से लोग कहते थे ना कि हुजूर हमें हज पे भेज दीजिए, तो उन्होंने दरखास्त की, जनाब मुझे आप मनीला ही भेज दीजिए। अच्छा। तो ये जाके अब जनाब फिलिपाइन में जी, यानी जैसे ख्वाजा जहीर साहब थे वैसे सराज शमसुद्दीन जो है वहां मुतमक्कन हो गए। अब लाखों डॉलर तनख्वाह पा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि दूसरी टर्म है उनकी शायद शुरू होने वाली। तो अब वो वहीं रहेंगे जब तक चहकते रहेंगे। ठीक है। तो इस तरह ख्वाजा साहब जो है वो वापस आ गए जी, और नवाज शरीफ साहब के साथ क्योंकि काम कर चुके हैं तो उनके पसंदीदा शख्स होंगे। अच्छा, तो गोया शामी साहब फिर इनकी तो ख्वाजा जहीर साहब को तो फिर आउट ऑफ क्वेश्चन समझा जाए। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे उनका ताल्लुक ही मियां नवाज शरीफ साहब से। तो भाई जिसका भी नाम आएगा किसी न किसी से ताल्लुक तो होगा ही ना। नहीं, जैसे अब जाहिद हुसैन है, आमिर रजा हैं, नजम सेठी साहब हैं, इनके बारे में तो मगर ख्वाजा साहब जो है जी अपनी जगह यानी अपने एक अफसर है अपने अपने तरह के। ठीक है। यानी वो ऐसा नहीं, कोई करप्शन वगैरह का दाग नहीं है उनके ऊपर। अल्लाह ने मनीला से सब कुछ दे दिया और कुछ करने की क्या जरूरत थी। ठीक है। तो अब ये देखिए, अब इनका जो नाम है, देखें जाहिद हुसैन साहब जी, वो अगरचे पीसीओ जज है, और आमिर रजा साहब और नजम सेठी साहब, और ये हमारे राना सनाउल्लाह साहब ने कल अजब दीवानगी में बात कर दी कि हमें जनाब कोई एतराज नहीं है, वो बड़े मोहतरम है, बड़ी अच्छी बात की नजम सेठी साहब, जाहिद हुसैन साहब। नजम सेठी साहब के तो नवाज शरीफ साहब से बड़े करीबी ताल्लुकात थे। जब वो कहीं जाते थे बड़ी आओ भगत होती थी, जुगनू मोहसिन साहबा की बड़ी इज्जत थी वहां, है अभी शायद जी। तो मतलब अब मेरा तो ख्याल था कि जो ही इनका नाम आएगा तो मुस्लिम लीग नून में जो जाती उम्र से एक नारा तकबीर बुलंद होगा। अच्छा। और गले में उनके हाथ डाल दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों देर हुई है। अच्छा। तो अब तो या तो फिर मुस्लिम लीग नून और ये पीपल्स पार्टी वाले कैसा कर लें तो कुर्रा डालने पर नजम सेठी साहब में और आमिर रजा खान साहब में जिसका टॉस कर लें या पर्ची टॉस कर लें, पर्ची डाल लें, और कोई अपना हुदूद हम भेज देंगे, वो उठा लेगा पर्ची जैसे तोता फाल निकालता है। ठीक है। तो ये अब बड़ी मुश्किल सूरत हाल बन गई है मुस्लिम लीग नून के लिए। अच्छा, 12 बजे तक अगर फैसला नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। इन 4 में से कौन फेवरेट? अब कौन? मुस्लिम लीग नून में बाज लोग जो है ये तवक्को कर रहे हैं, ऐसी एक उड़ती उड़ती सी बातें हैं कुछ तज्जिया निगारों की जी, कि क्योंकि वहां पीपल्स पार्टी जी के नॉमिनी जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, तो इसलिए हो सकता है यहां इलेक्शन कमीशन तवाजुन कायम करने के लिए इनके यहाँ वजारत आला पहुंचा दे आमिर रजा या ख्वाजा जहीर। लेकिन ये भी हो सकता है कि वहां ऐसी सूरत ना हो और नजम सेठी साहब हो जाए। शामी साहब एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हम गुफ्तगू यहां से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही है। निगरान पंजाब के वजीर आला निगरान जो होंगे वो कौन होंगे? शामी साहब, अगर ये इलेक्शन कमीशन में मामला जाता है तो वही ना हो जिस तरह PMLN को पहले शिकस्त हुई है, बल्कि शिकस्त फाश हुई है, उस तरह कहीं इलेक्शन कमीशन एक दफा फिर वही ना कर दे। अब तो लोग तो बहुत सी बातें कर रहे हैं। वो तो हमारे सलीम साफी साहब ने एक बड़ा मजमून बांधा है। कहा जी ये तो जरदारी साहब ने अपनी बसात ही इस तरह बिछाई थी कि मुस्लिम लीग नून उसमें फंस गई। ठीक है। वैसे ये बात तो है कि चौधरी निसार साहब को अपने जज्बात पर जरा काबू रखना होगा। फ्लेयर अप हो जाते हैं उनके लिए, उनके अपने मुफाद में है। अभी आज हमारे आरिफ नज़ामी साहब कह रहे थे कि ये जो PMLN है ना, इसमें एन नवाज का नहीं है, ये निसार का एन है। बहुत आला। तो ये निसार का एन हो तो तब भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन जरा थोड़ा तहम्मुल से काम लिया करें, बहुत जल्दी जज्बात में आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने शाकुरुल्लाह जान साहब के मामले में जिस तरह किया और फिर जिस तरह एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब से पता नहीं क्यों रूठ गए हमारे तमाम ये सियासी अनासर।
कि ओके भाई टेक्नोक्रेट आ जाएगा तो क्या खा जाएगा भाई, वो आज पता नहीं इलेक्शन की डेट नहीं हो आगे चली जाएगी। एक डरता हूं आदमी से कि मर्दम गजीदा हूं वाली बात है। ये रस्सी जो है ना उससे डर रहे हैं कि ये सांप की तरह की ना हो जाए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है सियासतदानों के लिए। और अभी मुझे चौधरी रऊफ साहब जो है ना हमारे कमिश्नर रहे यहाँ लाहौर के और फिर सेक्रेटरी रहे, बड़े जानदार अफसर है, उनका SMS आया कि भाई ये जो ख्वाजा जहीर साहब जो है ये सेक्रेटरी लोकल बॉडीज के तौर पर रिटायर हुए हैं। अच्छा। और बड़े कायदे ज़ाब्ते के आदमी हैं, रूल्स को फॉलो करने वाले, कोई मामूली अफसर नहीं है। अच्छा। तो हमने भी जनाब ये नहीं कहा कि कोई मामूली गैर मामूली अफसर है। हाँ। मामूली नहीं है और ठीक है, एक अच्छे नेकनाम आदमी है, इसमें कोई कलाम नहीं है। तो बहरहाल अब इलेक्शन कमीशन के पास अगर मामला जाना है तो फिर जो वो फैसला करे। वैसे आपके ख्याल में फेवरेट किसकी कौन है? भाई देखिए, नवाज मलिक साहब तो मुझे SMS भेजा है उन्होंने कि सेठी साहब के चांसेस ज्यादा है। अच्छा, और सेठी साहब के ऊपर कोई एतराज नहीं होगा? कहीं इनको भी तो शिकस्त फाश नहीं समझा जाएगा PMLN की? नहीं, शिकस्त क्या, खुद ही फैसला कर ले। अब अगर नाम सोच समझ के दिए होते तो फतेह याब हो जाते। ठीक। अगर नाम आप बगैर सोचे समझे दे देंगे और देखेंगे नहीं कि कौन आदमी दूसरा आया है कौन क्या आया, और ये मीडिया के लोग जो हमारे हैं जी, उनसे इतना गुस्सा क्यों है उन पर? वो भी तो बाइज्जत हो सकते हैं ना भाई। चलिए शामी साहब, अगली अब अमर रजा साहब देखिए ना, वो तो नाम हीरा में मैंने बताया। ख्वाजा जहीर साहब वो अपनी जगह एक बड़े अच्छे आदमी। सेठी साहब सुभान अल्लाह, जाहिद हुसैन साहब माशाअल्लाह। अच्छा, यानी कोई भी कम नहीं है। चले जाओ साहब, अगली खबर है विच इमरान खान बहावलपुर पहुंच गए हैं। सलाहुद्दीन अब्बासी साहब, नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी साहब से उनकी मुलाकात होगी। सीट एडजस्टमेंट, नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी साहब की पार्टी है बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी, जी बिल्कुल, BNAP जी, और वो उसके जनाब रूह रवा है। और ये कोई 17-18 नशस्तें जो हैं सूबाई की और कौमी की, वो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं नवाब साहब, रहीम यार खान से लेके और बहावलपुर। हाँ जी, ये जो नवाब सादक साहब थे ना, जी जी, आखिरी जो नवाब अमीर थे बहावलपुर के, उनके ये पोते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, नवाब जो बहावलपुर सादक अब्बासी साहब है, जी जी, वो उन्होंने रहलत फरमाई 1966 में, ये 65 में मेरा ख्याल लंदन में थे। अच्छा, फिर उनकी मैयत यहाँ आई, यहाँ दफन हुए। उनके बाद वो नवाब, वो जो मराआत थी, अमीर का स्टेटस था, वो तो खत्म हो गया सरकारी। अच्छा, लेकिन उसके बाद मोहम्मद अब्बास जो हैं वो बने, ठीक है, इनके चचा थे सलाहुद्दीन अच्छा, के। उनके इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन साहब नवाब मुकर्रर हुए। अच्छा, अच्छा, और मोहम्मद अब्बास तो आपको मालूम है कि यहाँ हमारे गवर्नर भी रहे, जी बिल्कुल, पंजाब के। तो ये जो नवाब बहावलपुर का जो खानदान है, क्योंकि इनकी बड़ी खिदमत है, इन्होंने अपने लोगों की बड़ी खिदमत की अपनी हुकूमत के जरिए। कोई ये जाबिर हुक्मरान नहीं थे, अगरचे सियासत ममनू थी वहां, सियासी जमातें नहीं बना सकते थे बहावलपुर में, लेकिन यह है कि उन्होंने एक तालीम में, समाजी तरक्की में, लोगों के फलाह बहबूद में बहुत काम किया। और ये सादिक पब्लिक स्कूल जो बनाया, ये तो वहां का एचिसन है। अच्छा, वहां यानी सिंध के, अपर सिंध के, लोअर सिंध के और ये साउथ पंजाब के लोगों के लिए, कि यहां तो सेंट्रल पंजाब में तो मौजूद है एचिसन, तो उस क्लास के लिए जो हुक्मरानों की क्लास समझी जाती थी, उन्होंने सादिक पब्लिक स्कूल बनाया और रिकॉर्ड मुद्दत में इसकी तामीर हुई। बड़े कारनामे हैं उनके। तो बहरहाल ये उनके पोते हैं, इनकी इज्जत है। अच्छा, और लोग इनके इशारे पर, वोट तो क्या जान देने पर भी कुर्बान हो जाते हैं बादों का। ठीक है। अब उनके साथ असल में पीपल्स पार्टी जो है वो उसने सूबा बना बहावलपुर भी और मुल्तान को मिला दिया, BJP, बिल्कुल, इनको ये कबूल नहीं है। ठीक है। और फिर मखदूम अहमद महमूद जो कि इस वक्त गवर्नर है पंजाब के, पीपल्स पार्टी की क़यादत उनके पास आ गई। अब उनके जो वालिद साहब थे मखदूम दादा हसन महमूद, वो वजीर आजम से बहावलपुर के। अच्छा, अब जो उनका वजीर हो उसके पीछे अमीर तो नहीं लगेगा ना। ठीक, तो अमीर की अपनी दुनिया है। तो पीपल्स पार्टी से बरगश्ता हुए, मुस्लिम लीग नून से भी कुछ बनी नहीं होगी। क्यों से भी इन्होंने पिछले दिनों को डील की थी, पता नहीं, अब डील को सिरे नहीं चढ़ी, सिरे नहीं चढ़ी। अब इन्होंने इमरान खान साहब से डील की है और उनके लिए एक बड़ी उनको एक बूस्ट मिलेगा इससे। ठीक है। इमरान खान साहब को समझिए आप, एक ताकत का टीका लगाया उन्होंने। और वहां पे फिर PMLN जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बहावलपुर उसके ये कब्जे में मुकाबला चला होगा, बिला मुकाबला तो मामला नहीं ना। लेकिन बहरहाल PTI को सलाहुद्दीन अब्बासी साहब के साथ मिलने से
एक एज मिल जाएगा, तो शम्स साहब, मुकाबला खूब होगा। साउथ पंजाब में भी पीपल्स पार्टी यानी कहीं मुकाबले में नहीं नहीं, है? अब साउथ पंजाब से देखिए ना, बहावलपुर और चीज है, ये हमारा डीजी खान और है, खारिया लोधरा और है, खानेवाल और है। खानेवाल से तो अभी आप देखिए फखर इमाम जो है वो शामिल हो गए मुस्लिम लीग नून में, और एक जमाने में फखर इमाम साहब की बड़ी इज्जत थी क्योंकि जुनेजो साहब के मुकाबले में स्पीकर थे। ये आपने खूब कही, एक जमाने में। हाँ, फिर बड़ी जल्दी जल्दी पार्टियां बदली ना उन्होंने जी। कभी एक पार्टी में कभी दूसरी पार्टी। बड़े भले सियासतदान है, पसंदीदा लोगों में बड़े दयानतदार अच्छे आदमी। लेकिन ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, इस नक्शे पा के सजदे ने क्या क्या किया जलील, मैं कूचा है रकीब में भी सर के बल गया, तो वाली कैफियत हो गई। तो बहरहाल अब ये जो नवाब अब्बासी साहब हैं, इनका जो मिलना है, ये तहरीक इंसाफ के लिए तो अच्छी खबर है। और अब्बासी साहब भी ये बजिद है कि सूबा बनना चाहिए, और मैं तो बड़ा हमेशा से हामी हूं कि सूबा बनना चाहिए। ठीक है। बहावलपुर जो है उसकी एक अलग रियासत थी, उसका सूबा बनना चाहिए, इसमें कोई मजाका नहीं है जी। और आपको ये बताऊं, ये जो नवाब हैं हमारे सादक मोहम्मद खान, इनका आलम ये था, यहां से तो सऊदी अरब को अमदाद जाती थी यहां से, बहावलपुर से? हाँ जी। जब तेल नहीं निकला था तो सऊदी अरब का हाल हमसे भी क्या गुजरा था। अच्छा। और नवाब साहब हज पे गए एक बार, और अपनी गाड़ी कैटलग कार्ती में रखल, शायद वो गाड़ी रख के ले गए, उसमें जहाज में, बहरी जहाज में गाड़ी जाती थी साथ, और दूसरा साजो सामान सब लश्कर वहां गए। और जनाब अब्दुल अजीज किंग जो थे उनसे मिलने के लिए गए सऊदी अरब के, तो उन्होंने जब गाड़ी देखी, उनको रुखसत करने के लिए आए और गाड़ी देखी तो राल टपक पड़ी। अच्छा। और मुंह में पानी भर आया और पूछने लगे गाड़ी कहां से खरीदी है, क्या है कुछ। अच्छा। अमीर बहावलपुर ने कहा हजूर ये लीजिए पेश है। वहीं नजर कर दी उनके बहुत चाबी। अच्छा। और यहां से वहां इमदाद जाती थी, हाजियों का इंतजाम करने के लिए ताउन किया जाता था। और फिर ये अमीर बहावलपुर जो है जी, जो पाकिस्तान करने के बाद गवर्नर जनरल के पास गाड़ी थी जी, गाड़ी आई, वो इन्होंने पेश की गाड़ी तोहफे में। ठीक है। और ये भी मैंने सुना है कि शायद शाह ईरान आने वाले थे कोई और साहब पाकिस्तान में, तो कोई सामान नहीं था, बर्तन नहीं थे हुकूमत पाकिस्तान के पास। अच्छा। उनके शयान शान, इनको कहा गया जनाब अपना डिनर सेट भेज दीजिए। वाह। इन्होंने डिनर सेट भेजा और वो सोने का था। बहुत खूब। उन सोने के बर्तनों में खाना खिलाया गया, शायद शहनशाह ईरान थे या कोई थे। अच्छा। तो और फिर उसके बाद इन्होंने बर्तन वापस नहीं लिए, तोहफा कर दिया हुकूमत पाकिस्तान। आज मेरा ख्याल है इमरान खान से भी कुछ इसी तरह का सलूक किया उन्होंने। या सोने के बर्तन वो तो दे चुके, पहले गाड़ी भी दे चुके। तनख्वाह जो पहली तनख्वाह है पाकिस्तान में सियासत हमारे सरकारी मुलाजमों को, वो नवाब बहावलपुर के पैसे से मिली थी। अच्छा। हाँ जी। तो अब ये है कि आप देखिए कि इमरान खान साहब को क्या वहां से मिलता है और क्या खाना नसीब होता है। लेकिन वहां पे एक कह रहे हैं कि तारिक बशीर चीमा, PMLQ का एक पूरा सब बहुत है। बड़ा सेटअप देखिए है। एक मुकाबला सजेगा। तो यहां बिला मुकाबला कुछ नहीं है। अब हर एक की अपनी अपनी ताकत है, एक की ताकत का ऐलान करके दूसरे की ताकत का इनकार नहीं कर सकते आप। अच्छा। PML अपनी जगह है, PMLQ के भी अच्छे मोटे मोटे जनाब हट्टे कट्टे वहां उम्मीदवार मौजूद है, और पीपल्स पार्टी भी अपनी रहीम जारखा में दरक लगा के बैठी है। ठीक। शम्स साहब, वक्फा हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी इमरान खान की नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी से, नवाब बहावलपुर से इत्तेहाद की, बल्कि सीट एडजस्टमेंट्स की। शामी साहब, अब ये सीट एडजस्टमेंट और इत्तेहाद, ये फर्क क्या है इनमें? ये मैं बताता हूँ। अभी देखिए गुफ्तगू हो रही थी, सैयद अरशाद अहमद आरिफ साहब हैं, जी जी, हाँ, पाकिस्तान के इंतहाई मुमताज़ कालिम निगार दानिश्वर, और जनूबी पंजाब से उनका ताल्लुक है। उन्होंने मुझे बताया अभी कि भाई अब्बास खान अब्बासी साहब के बेटे हैं सलाहुद्दीन अब्बासी। अच्छा, अच्छा। मेरे ज़हन में था कि भतीजे हैं, ठीक। लेकिन हमारे उनके बेटे हैं। और यानी ये सादिक मोहम्मद खान साहब के बाद अब्बास खान हुए, उनके बाद ये हुए। ठीक। और असगर अब्दुल्ला साहब जो है वो भी एक बड़े मुमताज दानिश्वर और कालिम निगार है। उनका मैसेज आया कि भाई 15 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की बहावलपुर से। अच्छा। मैंने कहा था कि 17-18 नशिस्तें जिन पर कौमी और सूबाई असम्बली की ऐसी हैं जिन पर ये असर अंदाज हो सकते हैं। कई सीटें ऐसी हैं जिन पर इतना इनका असर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बड़ा एक बहुत
बड़ी मौसर शख्सियत है और इनकी पार्टी भी अब तो माशाल्लाह। अब आप देखिए ये जो इत्तेहादों की सियासत है ना जी, देखिए अब ये है इत्तेहाद बनता है, एक सीट एडजस्टमेंट होती है, ठीक है, यानी कोई वसीतर इत्तेहाद नहीं बनता, वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती, उसके अंदर कोई पार्टनरशिप नहीं लिखी जाती, सिर्फ सीटें एडजस्ट कर ली जाती हैं कि आपका आदमी यहाँ ताकतवर है, हमारा यहाँ, तो हम एक दूसरे के साथ अपने वोट का तबादला कर लें, लोगों का तबादला कर लें। तो अभी जो बातें हो रही हैं वो सीट एडजस्टमेंट्स की हैं। आप देखिए मुस्लिम लीग नून के साथ भी जो मुस्लिम लीग हम ख्याल और फंक्शनल लीग मिले हैं ना, उन्होंने भी इत्तेहाद नहीं किया, सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं ताकि अपने अपने जगह अपनी ऑटोनॉमी भी बरकरार रहे। इसी तरीके पीटीआई जो है उसके साथ भी कोई इत्तेहाद नहीं हो रहा। अब यानी एक सीट एडजस्टमेंट्स हो रही हैं और उसको आप एक इत्तेहाद जो कहना चाहते वो भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे जमात इस्लामी है, जी जी, उसकी गुफ्तगू पीटीआई से भी हो रही है और वो कह इशारे उसके मुस्लिम लीग नून की तरफ भी हैं और मौलाना फजलुर रहमान के मौलाना साथ फजलुर रहमान साहब से भी है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी तो मिल के हुकूमत बना चुके हैं ना वहां एमएमए, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जीता हुआ अलायंस है। तो उसको खराब कर दिया उन्होंने। अब अगर इलेक्शन जीतना है तो फिर सारी ऑप्शंस देखनी होंगी और अब मुनव्वर हसन साहब जो हैं मोहब्बत की नजर से कुछ देखने लगे हैं मौलाना फजलुर रहमान की तरफ जी, और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनकी नजर से तो मोहब्बत गायब होती ही नहीं है, ये उनकी खूबी है। शामी साहब, अब जब इत्तेहाद नहीं हो रहा, मिल के कैंपेन नहीं चलाएंगी ये नहीं सियासी चलाएंगे, हो सकता है अच्छा, कैंपेन भी चला ले, अच्छा, हो सकता है, कोई नफी नहीं इस बात की, लेकिन इंतखाबी निशान अलग अलग ही रहेंगे हो ना? सकता है एक ले ले, ये भी हो अच्छा, सकता है, ठीक है, हाँ, मगर ये सारी चीजें अभी देखते हैं कैसे इनकी कमेटीज काम करती है। अच्छा, तो शामी साहब उसके बाद फिर जब पहले तो इत्तेहाद बनता था, पोस्ट इलेक्शन में जाके इकट्ठे रहते थे पार्लियामेंट में भी, इस कैफियत में भी रहेंगे? इकट्ठे रहेंगे ना, रहना पड़ेगा। अगर जीत गए तो तब भी इकट्ठे रहेंगे, मतलब जो और हार गए तो तब भी गुजारा नहीं होगा। लेकिन अब तक जो सूरत हाल लग रही है वो यह है कि शायद एक आदमी जो पीटीआई से इत्तेहाद करके जीता है, पीएमएलएन के साथ उसने कहीं और सीट नहीं, एडजस्टमेंट वो कर फिर ली है। नामुनासिब बात होगी, वो तो एक अच्छा, उनको को बंदोबस्त करना पड़ेगा कि फ्लोर क्रॉसिंग में आए वो ऐसी बात। ठीक है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फ्रेमवर्क, कि एक दूसरे पार्टी जो है इस तरह फ्लोर क्रॉस ना हो सके। आईजेआई एआरडी टाइप कोई चीज बनती नजर हाँ नहीं भैया, ये बाद में गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, हाँ, अभी तो बलूचिस्तान चलेंगे। बलोचिस्तान चलते हाँ हैं। जी, बलोचिस्तान में अख्तर मेंगल साहब आ गए। अख्तर मेंगल साहब वापस आ गए हैं, अभी कराची में है, पार्टी का इजलास किया है, इम्कानात इस बात के हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, क्योंकि इलेक्शन में हिस्सा न लेना होता तो आते क्यों। हो सकता है कुछ शराइत लगा दे। और अब तो वैसे बलोचिस्तान के बड़े बाइज्जत आदमी, उन्होंने खुद तारीफ की है इनकी कि हमारी कबायली शख्सियत है, बाइज्जत आदमी है, मीर अदार खान खोसो जी, वो वजीर आजम है। तो कोई अगर शिकायत होगी उनको या कोई मुश्किल होगी तो बराह रास्त उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन शाम साहब, जो बालाच मरी हैं और इस तरह के जो दीगर तंजीमें हैं जो खासतौर पर BLA है या रिपब्लिकन आर्मी है, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, उन्होंने तो सीधी सीधी धमकी दी। ओहो, ये धमकियां तो देते रहेंगे भाई। अख्तर मेंगल, उनके वालिद साहब अताउल्लाह मेंगल, धक्के दे दे के हम लोगों ने इनको इस हाल तक पहुंचाया है। ये देखिए जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल पड़ा था मुल्क में 1970 के इंतखाबात के बाद, ये उसमें शरीक थे। फिर जिस तरह हुकूमत तोड़ी गई, जिस तरह ज्यादती की गई, फिर नवाज शरीफ साहब के साथ अख्तर मेंगल जो हैं वो शरीक वजीर आला थे, PMLN उसका हिस्सा थी, फिर वो कोलिशन टूट गई। ये भी बड़े मसाइल हैं ना। लेकिन बहरहाल अख्तर मेंगल के जज्बात अपनी जगह है, मुझे उनसे बड़ी मोहब्बत है और हमदर्दी है और मुझे अच्छे लगते हैं। और जब वो जेल में थे उनको एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया था, अच्छा, कराची में, तो मैंने बहुत सख्त खिलाफ लिखा था उस कार्रवाई के। अख्तर मेंगल, उनका दुख आप महसूस करना चाहिए हमें। एक भाई, जवान भाई, उनको मार डाला भुट्टो साहब के दौर में और पता नहीं चल सका उसके कातलों का। तो ये जो कुछ हमारे तारीख में होता रहा है तमाशे, वो भी तो कितना अफसोसनाक है। लेकिन वो कहते हैं कि जो मैंने 6 नुकात पहले पेश किए थे उनको कोई लिफ्ट नहीं कराया किसी ने। उनके यही है ना कि इलेक्शन माहौल ठीक किया जाए जी, और उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा था, उसमें भी कहा कि टारगेट किलिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, मसकशुदा लाशें मिल रही हैं। और मेरे जाने के बाद उन्होंने कहा कि 250-300 लाशें बन चुकी हैं, लोग गायब हो चुके हैं। लाशें तो बहुत सी मिल रही है ना वहाँ, मसकशुदा लाशें मिल रही हैं, बलोचों की मिल रही हैं, पंजाबियों की मिलती रही हैं, आबादकारों की मिलती रही हैं, पश्तूनों के साथ ज्यादती हो रही है। ये हमारे जो टारगेट किलिंग हजारा वालों की हो रही है। और कौन, जब इस तरह के हालात हो जाएं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि कौन क्या कर गया है और किसने क्या कर दिया है। बहरहाल अख्तर मेंगल जो है एक
एक ज़की और फ़हीम आदमी हैं, उनके वालिद साहब जो हैं उनकी भी बड़ी इज्जत है। तो अब ये है कि ये एक मौका जो है उनको भी मिलना चाहिए और हमें दे देना चाहिए। बलूचिस्तान की कुछ मुश्किलात कम होंगी अगर इलेक्शन हो जाता है, बिल्कुल ये सारे लोग कम होंगी। मुंतखब हो जाते हैं। एक बड़ी पार्टी है, उससे वो लोग रियल नुमाइंदे आएंगे, मसाइल हल करेंगे। बलूचिस्तान का मसला जो है ना, आप ये देखिए कि बलूचिस्तान कोई तारीखी हैसियत नहीं है। जो आज का सूबा बलूचिस्तान है ना, ये इसकी इस तरह नहीं था कभी भी तारीख में। ये याह्या खान के मार्शला के बाद बना है। अच्छा। और वहां भी कलात रियासत थी और मकरान और खारान और ब्रिटिश इलाका और बरतानिया के, तो कई उसके मंतके थे। उन्होंने कहा जी कश्मीरियों को हक खुद इरादियत मिल सकता है, तो बलूचिस्तान को क्यों नहीं मिल सकता? तो मेरा उनसे सवाल यह है कि आया कश्मीरियों को मिल चुका हक खुद इरादियत जो आप मांग रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, ये आपको मालूम है आपका मामला मुख्तलिफ है, उनका मामला मुख्तलिफ है। बिल्कुल। तो आप अब जो इस वक्त इम्कानात मौजूद हैं उनसे फायदा उठाइए। वो जो कहते हैं सीज द मोमेंट। तो अख्तर महंगल साहब इस लम्हे को अपनी गिरफ्त में ले लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए शाम साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम अपने नाजरीन के सवालात लेंगे जो फेसबुक और SMS के जरिए हमें मौसूल होंगे। इसके अलावा फ़ोन लाइन्स भी हमारी खुली हैं जिनका नंबर आप देख चुके हैं और दोबारा भी बार बार वो आता रहेगा। आप उन पर फ़ोन लाइन पर फ़ोन भी कर सकते हैं। तो अब फिर हम शामिल साहब से उनका नुक्ता नज़र मालूम करेंगे, लेकिन सब कुछ एक वक्फे के बाद। नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। ये सेगमेंट है आपके सवालात का। शामी साहब नज़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं नारोवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम नज़र अब्बास साहब। नज़र अब्बास साहब। जी शामी साहब, मुझे ये बताएं कि मेरा तल्लक तो PTI से है, डिस्ट्रिक्ट नारोवाल से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जरदारी साहब के मुतल्लक जो जितने वो समझदार और जितनी अच्छी सियासत कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की बारी नहीं आएगी। चलिए बड़ी, अगर आप इतने मायूस हो चुके हैं तो फिर आपके साथ हमदर्दी का इज़हार किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा अब आप सुनिए, ये फर्रुख हबीब साहब है ना, जी, ISF के इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन, जी जी, उन्होंने कहा जनाब ये कोटा जो हमारा था नौजवानों का PTI के टिकटों में, उसको याद रखा जाए। हाँ, वो 25% और नौजवानों को टिकट दिए जाएं। ठीक है। और वो तो जनाब नौजवानों की बात कर रहे हैं। हमारे जनाब फारूक अंसारी साहब जो हैं, बड़े माशाल्लाह कालिम निगार हैं, गुजरावाला के अल्लामा अजीज अंसारी साहब के फर्जंद, ठीक है, वो भी उम्मीदवार है। जी। तो भाई कोई मीडिया वालों का कोटा भी होना चाहिए। बिल्कुल। फारूक अंसारी साहब भी अच्छे भले उम्मीदवार है। तो PTI साहब, आप ये नौजवानों को और मीडिया वालों को जो आपके साथ हैं उनको याद रखें। बिल्कुल। अच्छा एक बात सुन ले अब आप जी। ये चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी हैं, हामिद खान साहब है, क्या नाम है जी इनका? जी। एक साहब ने मुझे ये किया है सर, जब पैगाम दिया कि एक कॉन्ट्रैक्टर को C सेक्टर के तहत अच्छा 1 अरब 25 करोड़ रुपए की अदायगी होने वाली है। ठीक है। ये C सेक्टर वो है कि जहां कंस्ट्रक्शन होती है और अथॉरिटी जो नेशनल हाईवे की है उसकी कोताही से डरे होता है। जो अच्छा कि सड़क साफ नहीं करवा सकी, कब्जा नहीं छुड़वा सकी, कोई और इंतजाम नहीं कर सकी, खंबे नहीं उखाड़, तो वो डिले होता है। तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्लेम करता है, ठीक है, कि मेरा इतना नुकसान हो गया। तो वो मुझे जो इतला देने वाले साहब कह रहे हैं कि गुज़श्ता 15 साल में C सेक्टर में किसी शख्स को कोई अदायगी नहीं हुई। अच्छा। और ये 1 अरब 25 करोड़ रुपया एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया जा रहा है और ये कौमी खजाने पर बड़ा जुल्म है। तो चेयरमैन साहब, आप इस पे अच्छी तरह गौर कर लें दस्तखत करने से पहले। ठीक और है, अगर चेयरमैन साहब गौर ना करें तो फिर निगरान वजीर आजम गौर कर ले। ठीक है, वरना कोई ना कोई गौर तो कर ही कोई लेगा। ना कोई तो गौर करेगा ही, फिर वो मोटो भी तो हो जाएगा। जी। राजा काशिफ साहब है इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम राज साहब। अस्सलाम वालेकुम हबीब साहब। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा शामी साहब को अस्सलाम वालेकुम। शामी साहब बड़े ग्रेट और साफ सुथरे आदमी हैं। वालेकुम अस्सलाम सर, बड़ी मेहरबानी आपकी, हुक्म करें आप। मैं 2 सवाल आपसे करना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना बनाएं। अच्छा जी, फरमाएं। पहला सवाल ये है शामी साहब, मुझे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बता दें जहाँ मैं बगैर FA के BA का डिग्री हासिल कर लूँ। और जो हमारे मुल्क के वजीर तालीम है उन्होंने बगैर FA के BA किया हुआ है और हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। तो काइंडली खुदारा क्या हम ऐसे ही लोगों को मुंतखब करते रहेंगे? तो हमारा कोई वजीर तालीम नहीं है।
किसकी बात कर रहे हैं आप? ये ड्रॉप होगी उनकी कॉल। ये पहले के मौजूद जो मेंबर्स हैं उनके बारे में शायद नहीं, इस वक्त तो कोई वजीर तालीम इस वक्त तो है ही नहीं है। साबिक वजीर तालीम साबिक वजीर तालीम हो सकता चलिए, अगर वो सुन रहे हैं तो अपनी वजाहत पेश कर सकते हैं है या अपनी डिग्री ठीक करवा लें। जाहिद इकबाल साहब हैं रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब कैसे हैं आप? आपकी दुआ है। अच्छा शामी साहब, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ये पिछले दिनों में ये सिंध असेंबली में एक बिल पास हुआ है जिसमें 70% जो है ना इनके एमएनएज या इनके एमपीएस जी जी हाँ, उनके अलाउंसेस बड़े हैं, होती है कि इमरात ये तनख्वाहें बड़ी हैं, इमरात बड़ी कानून है सर। ये दुनिया के किसी मुल्क में जो है ना ऐसा कोई नहीं, वैसे मुल्कों में तो बहुत कुछ है। देखिए इंडिया में तो अरकान असेंबली को पेंशन भी मिलती है और मैं ये इस पे काम कर रहा हूँ कि देखूं कि दूसरे मुल्कों में क्या क्या मराहत हासिल है। लेकिन सिंध असेंबली ने जो किया, जितनी जल्दी में किया, वो कोई उनके शान शान नहीं था। नरम से नरम अल्फाज में यही बात है। और आने वाली असेंबली इस पर जरूर गौर करे। और ये नहीं, देखिए आप खिदमत करने के जज्बे से आते हैं और इस तरह के फैसले करते हैं इतनी जल्दी, आप खुद अपने मुंह पे कालक मलते हैं। शामी साहब फरमान साहब हैं जी लोधरा से। जी अस्सलाम वालेकुम फरमान साहब। वालेकुम सलाम। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब बस यही कहना चाह रहा हूँ कि जो भी वजीर आजम बने ना वो मुल्क के लिए बने। बन चुका है ना भाई, अब तो निगरान वजीर आजम। जी जी, अब इलेक्शन के बाद की बात कर रहे हैं आप। थोड़ा ये नजर पेश करना चाहूंगा। अच्छा, पिछली हुकूमत के जो जितने भी 5 साल गुजरे हैं उनमें पेट्रोल जी 108 रुपए हुआ है, डीजल तो ठीक है, वो तो आने को पता है। जो कुछ महंगाई हो चुकी है वो भी सब जानते हैं। अब लोग वोट देते वक्त ख्याल करें, आपकी बात सुन रहे हैं, उम्मीद है ख्याल करेंगे। लेकिन उसमें जी शामी साहब, ये जी अलीना शमसी साहिबा हैं, इन्होंने सवाल किया है शामी साहब, नवाज शरीफ और उनके करीबी लोग कहते हैं कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे पाकिस्तान में। ये बताइए कि वो अपने फॉरेन एसेट्स कब लेके आएंगे पाकिस्तान में? अब ये तो आप पता नहीं उनके फॉरेन एसेट्स हैं कि नहीं है, वो लेके गए हुए हैं कि नहीं गए हुए। हाँ। ये इल्जामात हैं और सवालात हैं जी। ये आप उनसे जवाब लीजिए इसका जी। उनके बच्चे जो हैं बाहर बिजनेस कर रहे हैं और जाहिर है कि वो आप उनसे पूछ सकते हैं। बच्चे अगर बिजनेस कर रहे हैं बाहर तो फिर वो कैसे लेके आ जाएंगे यहाँ अपने एसेट्स? तो बहरहाल मैं इस बारे में कोई मनफी या मुस्बत बात नहीं करना चाहता। परवेज रशीद साहब चाहे तो इसका जवाब दे दें। शुएब साहब है साहिवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम शुएब। अस्सलाम वालेकुम सर। शामी साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का। सर मैं पीटीआई के हवाले से सवाल करना चाहता हूँ। हाँ जी फरमाएं। और ये सर जौन से मतलब पार्टी इलेक्शन हुए, पुराने बंदे जौन से वो पीछे रह गए हैं, अब टिकटों के क्या करेंगे? बंदे नए आएंगे कि पुराने? असल में पुराने कम थे, नए ज्यादा आ गए हैं। जब वोट तो सबके बराबर होंगे तो ये सूरत हाल तो है जी। शामी साहब एक बड़ा दिलचस्प कासिम मुगल साहब हैं, इन्होंने सवाल किया कि शामी साहब ये बताइए कि वो वक्त कब आएगा जब हमारे वजीर आजम और वजीर आला इशारों पर रुकेंगे? किसके इशारे पर? सड़क के इशारे पर। ट्रैफिक सिग्नल वो इशारों पे रुकते हैं, इशारों पे चलते हैं। बहुत से ऐसे लोग गुजर चुके हैं जी। मगर वो तो महराज खालिद साहब रुकते थे इशारों पर। अच्छा, यानी ट्रैफिक के इशारों पर। हाँ। और ये तो हमारे वजीर आला और वजीर आजम उनसे ये तवक्को तो न लगाए कि ट्रैफिक के इशारों पर वो रुकेंगे। ये आम आदमियों के लिए, वो हमारे लिए, आपके लिए है। कोशिश करते रहे, शायद 150 साल में ऐसा हो जाए जी। शाम साहब हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। नाज़रीन कल हम दोबारा इसी वक्त इस जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।